गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। जितने भी विद्यार्थी आज क्लास में जुड़े हैं सबसे पहले कमेंट कर दें कौन कौन आ चुका है, और सभी स्टूडेंट्स जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपका जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 100 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको परीक्षा में सीधे के सीधे रखे हुए मिलेंगे। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे सेंटर पे, वहां से जब निकलोगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ सर ने ये सारे क्वेश्चन हमें करवाए थे। ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सर कोर्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कब करवा रहे हो? हमारे यहाँ कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सभी को राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। कोचिंग के नोट्स बिना कोर्स परचेज किए हुए नहीं मिल सकते, ये प्राइवेसी है हमारे साथ में। चलिए जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं अपनी क्लास पे, ज्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे और आप भी ज्यादा फालतू कमेंट ना करें, कन्वर्जन बना रहेगा हम लोगों का। और चलते हैं, जैसा मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा माथा पच्ची की आवश्यकता नहीं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मात्र आपको 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में, जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर हिमायर के नाम से, इस पर मिल जाएगी। ठीक है, जो भी ये सारी चीजें 12th का स्टडी मटेरियल आप लेना चाह रहे हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलते हैं सीधा अपने प्रश्नों की तरफ, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मैं यहाँ आज 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 100 के 100 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होंगे, और प्रश्नों के साथ में उनकी इंपोर्टेंट चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी लेके साथ बैठे और एक्स्ट्रा चीज जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिखते चले साथ में। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न हमारा सामने है, और प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है दीमक किस गण का सदस्य है? आपको बताना है कि दीमक जो है वो किस गण के अंतर्गत आता है। दीमक की बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट से। और जो आंसर है वो जल्दी आएगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम लेंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे फिर अपने। तो इसलिए आंसर आप थोड़ा सा जल्दी कमेंट करोगे मुझे, ठीक है। आइसोप्टेरा, लक्ष्मी, मनीष, टर्मिटिडी गण पूछा है मैंने, आइसोप्टेरा। चलिए अगर देखो हम दीमक के गण की बात करते हो, दीमक किस गण का प्राणी है? अगर मैं वर्ग की बात करूं तो कौन सा गण है इसका? ये आइसोप्टेरा का है। किसका है? आइसोप्टेरा का है। मैं आपको बता दूं, मैं 2-3 कीट हमारे और इंपोर्टेंट है इसके साथ में, इनको भी आप नोट करके साथ में रखना। एक तो आपको पूछा जाएगा मोइला का। मोइला एक इंपोर्टेंट कीट है, और मोइला किस गण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हेमिप्टेरा में, हेमिप्टेरा में आता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी मैं यहाँ बात करूं तो एक जो फल मक्खी है, ये भी आप याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फल मक्खी किसमें आती है? तो ये आपकी डिप्टेरा वर्ग में आती है, डिप्टेरा में। एक आपका जो टिड्डा है, टिड्डा किसमें आता है? ये आपका आर्थोप्टेरा में आता है। किसमें आएगा? आर्थोप्टेरा में आएगा। ठीक है, तो ये 3 कीट आपके इंपोर्टेंट और हैं कि ये तीनों अलग अलग वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात आप लोग याद रखोगे, इन तीनों के अलावा बाकी जो हमारे जितने भी कीट हैं, सारे कीट 2 कुलों में आते हैं, लेपिडोप्टेरा या फिर अगर मैं बात करूं तो कौन सा? कोलियोप्टेरा। वो मैंने अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे, और दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है। केंचुए का प्रथम खंड खाली जगह कहलाता है। अब आपको ये बताना है कि जो केंचुए का शरीर है उसका जो पहला खंड है, उस पहले खंड को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। केंचुए का प्रथम खंड खाली जगह कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है अपना। परतुंड। अच्छा, परतुंड। इसका मतलब आप लोगों की तैयारी में वास्तविक रूप से कमी है, बहुत कमी है। परतुंड, केंचुए का जो शरीर है उसका प्रथम खंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रथम खंड को कहा जाता है मुख खंड। क्या कहा जाता है? पहले खंड को मुख खंड कहा जाता है। आप लोगों को मैं केंचुआ के संबंध में बता दूं, जो केंचुआ है, ठीक है, बेसिकली अगर मान लो हम केंचुआ की बात कर रहे हैं, इसके संबंध में 2-3 सवाल इंपोर्टेंटली आपको आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो मैं कुल खंडों की बात करूं, इसके शरीर में कुल खंड कितने होते हैं? तो बेसिकली हम जानते हैं 100 से लेकर के 120 खंड इसके शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन खंडों में से जो पहला खंड है, पहला, इसको हम क्या कहते हैं? मुख कहते हैं।
जो अंतिम खंड है, अंतिम खंड, इसे क्या कहा जाता है? इसे बेसिकली गुदा कहा जाता है। और उसके बाद में अगर बात करूं इसका जो मादा भाग है, मादा भाग वो कौन से में होता है? 14वें खंड में होता है। और इसका जो नर भाग है, नर भाग, वो कौन से में होता है? वो 18वें खंड में होता है। ये 4-5 इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल खंड 100 से 120, पहला खंड मुख होता है, अंतिम खंड गुदा होती है, मादा भाग 14वें खंड में होता है और नर भाग 18वें खंड में होता है, ठीक है। क्लियर होंगी ये सारी बातें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न भी हम लोगों के सामने है और प्रश्न कुछ इस तरीके से है। प्रश्न है आवास के आधार पर सूत्रक्रमियों के वर्गीकरण को लिखिए। अब इस प्रश्न को मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा हमें ब्लूप्रिंट जो आया है बोर्ड का, और उसमें जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उसी आधार पर ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आज। प्रश्न है आवास के आधार पर सूत्रक्रमियों के वर्गीकरण को लिखिए। तो पहले तो मुझे आप केवल इतना सा आंसर दोगे कि आवास के आधार पर सूत्रक्रमी कितने प्रकार के होते हैं। बस इतना सा आंसर दो कि आवास के आधार पर सूत्रक्रमी कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ चलो, आपस में बातें नहीं, जो भी आप बातें कर रहे हो ब्लॉक कर दिए जाओगे, तो आपस में कोई भी बातें नहीं, बिल्कुल सीधा पॉइंट पर। 2 प्रकार के होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही, 2 प्रकार के। इतना हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे कि आवास के आधार पर सूत्रक्रमी सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से? एक तो होंगे खारे जल वाले, खारे जल वाले, और एक कैसे होंगे? मीठे जल वाले, जो मीठे जल में पाए जाते हैं, और दूसरा जो खारे जल में पाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखने हैं। सर खारे जल में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे मैं अगर कहूं तो कीटोस्टोमा है, कीटोस्टोमा। मैं अगर बात करूं तो क्रोमिडोरा है। ये आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो कीटोस्टोमा और क्रोमिडोरा खारे जल वाले हो गए। वहीं अगर मीठे जल की बात करूं तो कौन से हैं? इलेक्टस है, मोनानकस है, इलेक्टस हो गया, मोनानकस हो गया, डोराइलेमस हो गया। ये सारे कहां जाएंगे? ये आपके मीठे जल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये खारा जल हो गया और ये मीठा जल हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमें? आवास के आधार पर सूत्रक्रमियों को लिखिए। तो ये क्या हो गया? आवास के आधार पर हमारे सूत्रक्रम। 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा जिसमें हमको 2 नाम और उनके 2 एग्जाम्पल लिखने होंगे, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है और फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। प्रश्न है भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी? भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। राधे राधे लक्ष्मण, किरण। ईजे बटलर। फालतू की बातें ना करें तो ज्यादा बेटर है, केवल क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग। ईजे बटलर बिल्कुल बढ़िया आंसर है। अगर मैं भारतीय पादप रोग विज्ञान की बात करूं तो कौन है यहाँ राइट आंसर? ये है ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर। आपको 1-2 जनक और पूछे जा सकते हैं आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में। सर कौन कौन से पूछे जाएंगे? वो आपसे पूछ लेगा कवक विज्ञान का जनक कौन है? कवक विज्ञान। तो फिर हम ध्यान रखेंगे कवक विज्ञान का जनक कौन है? पीए माई के लिए है, पीए माई के लिए। ये भी आपसे सवाल आ सकता है। मैं अगर बात करूं जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु की खोज किसने की? बेसिकली आप जानते हैं इवानोवस्की ने। ये किसको कहा जाता है? इवानोवस्की कहा जाता है, इवानोवस्की, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कवक विज्ञान का कौन हो गया? पीएमआई के लिए। जीवाणु विज्ञान का कौन हो गया? तो ये इवानोवस्की हो गया। इस प्रकार से भी जो प्रश्न है वो परीक्षा में आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है हैंड रोटरी डस्टर की भागों के नाम लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, परीक्षाओं में कई बार ये रिपीट हुआ है, तो ये अच्छा प्रश्न है। अब आपको क्या बताना है? जो हैंड रोटरी डस्टर मशीन होती है हमारी, उसके कौन कौन से भाग होते हैं? गियर, हत्ता, हाँ होते तो हैं, गियर हत्ता बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनके 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्टों के नाम आपको बताने हैं, गियर बॉक्स, हॉपर और ब्लोअर। पायल पारासर, बहुत बढ़िया आंसर है। जनरली अगर मैं हैंड रोटी डस्टर की बात करूं तो इसमें क्या होता है? एक तो हॉपर होता है, हॉपर, एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर, और एक क्या होता है? एक होता है इसमें गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। तो अगर हमें प्रश्न ये पूछा गया है कि हैंड रोटी डस्टर के कौन कौन से भाग होते हैं,
तो हॉपर हो गया, ब्लोअर हो गया और गियर बॉक्स हो गया। एक बात और याद रखोगे, जो हैंड रोटी डस्टर है इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, दूसरा नाम इसको दिया जाता है क्रैंक डस्टर। तो सवाल अगर मुझे परीक्षा में ये पूछा गया कि हैंड रोटी डस्टर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्रैंक डस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सुरक्षित अनाज के भंडारण में सावधानियां लिखिए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर वर्ष एग्जाम में आता है। ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। सुरक्षित अनाज के भंडारण में सावधानियां लिखिए। तो पहले मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, मुझे ये बताओ कि जो अनाजों का भंडारण किया जाता है वो कितने तापमान पर किया जाता है। फटाफट से आंसर दोगे मेरे प्रश्न का, अनाजों का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है, ये बताओगे मुझे। 8 से 10% नमी, हाँ नमी की बता दो, चलो 8 से 10% नमी, 8 से 10। ये कमरे के तापमान को करते हैं 21 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 30 से 35 नहीं होता वो। हाँ, नमी होती है 8 से 10, तापमान होता है आपका 21 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, ये आप ध्यान रखोगे। अब देखो मेरी बात, हम आंसर कैसे कमेंट करेंगे, हम आंसर कमेंट करेंगे कि एक तो जो अनाजों का भंडारण है वो कहां करेंगे, छायादार स्थान पर, छायादार स्थान पर। तो पहला हमारा आंसर क्या होगा कि अनाजों का भंडारण कहां करना चाहिए, छायादार स्थान पर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे कि जो भंडारण में नमी है, नमी, नमी कितनी होनी चाहिए, 10%, भंडारण में नमी कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। तीसरे हम कहानी क्या लिखेंगे, तीसरे हम लिखेंगे भंडारण करते समय किसका उपयोग करना चाहिए, नीम की पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए भंडारण करते समय, नीम की पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। 1.5 नंबर का प्रश्न है, 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, तीनों पॉइंट में क्लियर, ठीक है। एक तो भंडारण कहां करेंगे, छायादार स्थान पर करेंगे। दूसरा भंडारण कितनी नमी पर करेंगे, लगभग 10% नमी पर करेंगे। और भंडारण करते समय क्या करेंगे, नीम की पत्तियों का उपयोग करेंगे, जिससे उसमें जो भंडारण वाले कीट हैं उनका प्रकोप न हो। ठीक, तीनों प्रश्न हमारे ये भी क्या हुए, कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न क्या है तो एक बार देख लेते हैं। जनरली प्रश्न है अपना, वह जीव जो अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह जीव आपको बताना है जो अपना जीवन चक्र कितने परपोषियों में पूर्ण करता है, 2 परपोषियों में पूर्ण करता है। कमेंट कर दो फटाफट से। राज सिंह शेखावत, पादप पोषक तत्व केमिस्ट्री का पार्ट 2 नहीं लोगे क्या? नहीं, वो पार्ट अगर 1 में ही हो जाती पूरी कंप्लीट तो कर लेते। अब 2 में क्या बचा हुआ है, पोषक तत्व और उनके कार्य, तो ये तो आप पढ़ सकते हो, ये और भी क्लास पढ़ी हुई है पुराने चैनल पे, वहां से देख लेना। लीवर फ्लूक, एस्केरिस, अच्छा यहाँ पर भी एस्केरिस जवाब दे रहे हो। चलिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है और सही भी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लीवर फ्लू कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जनरली में अगर बात करूं, वह जीव जो अपना जीवन चक्र 2 परपोषों पूर्ण करता है, तो कौन सा है, वो लीवर फ्लूक है। कौन सा है, लीवर फ्लूक। और आप लोग यहाँ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके 2 परपोषी होते हैं, और 2 परपोषी में इसका जो पहला परपोषी होता है वो क्या होता है, पशु होते हैं, भेड़ या बकरी। क्या होती है, भेड़ या बकरी, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, पशु होते हैं। वहीं अगर हम इसके दूसरे परपोषी की बात करें, दूसरा, तो वो क्या होता है, वो घोंगा होता है। तो परीक्षा में आपसे सवाल यही नहीं पूछा जाएगा कि 2 परपोषियों में पूर्ण करता है, वो ये भी पूछ सकता है कि लिवर फ्लू का प्राथमिक परपोषी कौन सा है या पहला परपोषी कौन सा है, तो भेड़ या बकरी। इसका द्वितीयक या दूसरा परपोषी कौन सा है, तो ये कौन सा होगा, ये आपका घोंगा होगा। ठीक है, दोनों बातें हमारी क्लियर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसी मछली का आपको नाम बताना है जिसको विलुप्त होने का खतरा है और उसको कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, अच्छा क्वेश्चन भी है, मैंने भी करवाया होगा आपको। महासीर, अमन, चौहान, लक्ष्मी, अंकित, योगेश, लक्ष्मण, सोनू, सबका बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर मैं कानूनी संरक्षण की बात करूं तो किसको आवश्यकता है, महासीर मछली को है, महासीर। चलो, अगर मैं आप लोगों से प्रश्न ये पूछूं
कि सर महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलो मान लो मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि जो महासीर मछली है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इसका मतलब तुम लोग अब पढ़ाई कर रहे हो, है मानना पड़ेगा। तोर तोर नहीं, टोर टोर होता है, टोर टोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बेसिकली इसका वैज्ञानिक नाम होता है टोर टोर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु भोजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे सरल करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी हमारा बड़ा प्रश्न है वो छोटे प्रश्नों से मिलकर के बनता है। तो आप जितने ज्यादा छोटे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप बड़ी क्वेश्चन उतनी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा देखो, अब मुझे किस पर लिखनी है, जीवाणु भोजी पर टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जीवाणु भोजी होते क्या है। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं जीवाणु भोजी क्या होते हैं। ऐसे विषाणु होते हैं, ऐसे विषाणु या वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ऐसे विषाणु वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो बेसिकली उन्हें कहा जाता है जीवाणु भोजी। अब दूसरी बात यह कि इनकी खोज किसने की, जीवाणु भोजी की जो खोजा वो खोजा किसने। अब ये छोटा प्रश्न बन गया कि जीवाणु भोजी क्या है, फिर जीवाणु भोजी को किसने खोजा। जनरली दूसरा प्रश्न में क्या लिखेंगे, खोज किसने की। तो बेसिकली हम जानते हैं जीवाणु भोजी को किसने खोजा, हैंगिंग नहीं, बताओ। और एक तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे गंगा नदी वाला। 3 पॉइंट इसके अंदर क्लियर है, गंगा नदी। अब गंगा नदी के संबंध में कौन सी बात है पता होगी आपको, ई हैनिंग नहीं की, ई हैनिंग गलत है यहाँ। जीवाणु को खोजा टोर्ट ने, ठीक है। और अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी में जो साफ जल है, साफ या स्वच्छ जल, वो किसके कारण है, वो भी जीवाणु भोजी के कारण है। अब देखो आप, हमें क्या प्रश्न पूछा गया, जीवाणु भोजी। हमने 3 छोटे छोटे पार्टों में बांट लिया। 3 तरह से हमें अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते जीवाणु भोजी होते हैं। जीवाणु भोजी को किसने खोजा, तो टोर्ट ने खोजा। अगर मैं प्रश्न पूछे कि गंगा नदी के पानी के साफ होने का कारण क्या है, गंगा नदी के जल के स्वच्छ होने का कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा जीवाणु भोजी। अब हमें पूरा ये पूछा जाए कि जीवाणु भोजी क्या है, तो ये 3 लाइन हम लिखेंगे, ठीक है। हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल भी आप लोगों के सामने आ चुका है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या है, सबसे बड़े आकार के सूत्रकृमि का नाम बताइए। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ऐसे सूत्रकृमि का नाम बताना है जिसका आकार सबसे बड़ा होता है। मैंने आपको 2 सूत्रकृमि बताए होंगे अर्धवार्षिक की तैयारी के टाइम पे, एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा। अब आपको बताना है यहाँ सबसे बड़े आकार का सूत्रकृमि कौन सा है। प्रमोद, बहुत बढ़िया आंसर है अभी तक प्रमोद का, बिल्कुल अच्छा जवाब है पैरालोगिडोरस। और कोई जवाब देना चाह रहा है, नहीं पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब मुझे सबसे बड़े आकार का पूछा गया है तो हम याद रखेंगे सबसे बड़े आकार का जो सूत्रकृमि है वो क्या है, वो है पैरालोगिडोरस, पैरालोगिडोरस, ठीक है। लगभग 11 mm इसका आकार होता है। और अगर मान लो मुझे प्रश्न ये पूछा जाता कि सबसे छोटे आकार का सूत्रकृमि कौन सा है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होता, पैराटाइलेकस। कौन सा होता, पैराटाइलेकस होता। ध्यान रखना सबसे बड़े आकार का सूत्रकृमि कौन सा हो गया, पैरालोगिडोरस, और सबसे छोटे आकार का कौन सा होगा, पैराटाइलेकस होगा। दोनों के जवाब हमें आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला प्रश्न अपना मधुमक्खी पालन का महत्व लिखिए। अब मधुमक्खी पालन का महत्व क्या होता है, एक देखो मधुमक्खी पालन से एक तो में क्या प्राप्त होता है, शहद की प्राप्ति। तो एक तो मैं लिखूंगा कि मधुमक्खी पालन से हमें शहद की प्राप्ति होती है। दूसरा मधुमक्खी पालन से हमें क्या होता है, मोम की प्राप्ति होती है। तो शहद की प्राप्ति होगी, दूसरे से क्या होता है, मोम की प्राप्ति होती है। तीसरी में अगर बात करूं मधुमक्खियां क्या करती हैं, सर्वाधिक परपरागण करवाती हैं, सर्वाधिक परागण करवाती है, ठीक है। अब सर्वाधिक परागण करवाती है तो कितना परागण,
जो प्रकृति में कुल परागण होता है, कुल परागण, उस कुल परागण का जो 80% परागण है वो केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, हमें मोम भी प्राप्त होता है और ये सर्वाधिक परागण भी करवाती है। कितना परागण करवाती है? तो सर जो कुल परागण है, पर परागण है, उसका 80% पर परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका इंपोर्टेंस हो गया। थोड़ा सा और आगे चले हम नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मानव आहार में मछली पालन का महत्व लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव आहार में मछली पालन का महत्व लिखिए। अब ये छोटी छोटी चीजें हमारा बड़ा प्रश्न बनाएंगी। छोटी छोटी चीजें हमें कैसे, एक तो मैं पता होना चाहिए मानव आहार में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो बेसिकली मानव आहार में हम किसका उपयोग करते हैं? एक तो मछली के मांस, मानव आहार में मछली की मांस व तेल का उपयोग किया जाता है। पहली बात, मानव आहार में किसका उपयोग करते हैं? मछली के मांस और तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं इसमें इससे क्या प्राप्ति होती है, तो मछली से मानव को क्या प्राप्त होता है? एक तो विटामिन ए की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। और जो उसका कॉड लिवर है, उसका जो ऑयल है, ऑयल, मछलियों का जो ऑयल है वो क्या होता है? वो हृदय रोगी हेतु फायदेमंद होता है। इसके लिए हृदय रोगी हेतु फायदेमंद होता है, फायदेमंद। तो ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली हो जाएगा इसका इंपोर्टेंस। कैसे होगा? सबसे पहले मछली के मांस और तेल का उपयोग मानव आहार के रूप में किया जाता है। विटामिन, इससे हमें विटामिन ए की क्या होती है? प्राप्ति होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो इसका जो ऑयल है वो हृदय रोगी है तो क्या होता है? फायदेमंद होता है। 3 पॉइंट में हमने क्या कर लिया? मानव आहार में मछली के महत्व को कंप्लीट कर लिया। इतना ही तो पूछा है कि मानव के आहार में मछलियों का क्या महत्व है। 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 कोई भी लाइन आपको लिखनी है, 3 लाइन मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। ठीक है, तो ये अपने अभी तक 12 प्रश्न बिल्कुल हो गए कंप्लीट। थोड़ा सा मैं और आगे चलूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है अपना, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग के रोग कारक का नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न में आपको बताना है कि नींबू में जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वो किसके कारण होता है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग, खेमराज, राम राम। हाँ, प्रोटीन भी होती है, बिल्कुल प्रोटीन भी पाई जाती है लक्ष्मी, ये भी आप लिख सकते हो। हार्ट पेशेंट होते हैं हृदय रोगी। जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस वैरायटी सिट्राई। बहुत बढ़िया जवाब दिया है प्रमोद ने, बहुत अच्छा। बेसिकली देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, इस रोग का प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप केवल इतना लिखो कि जीवाणु के द्वारा होता है। आपको कुछ भी नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे? जीवाणु के द्वारा होता है। अगर हमें जीवाणु का नाम पता है तो हम क्या लिखेंगे? जेंथोमोनास, जेंथोमोनास। और भी पता है आपको तो लिख दो इसकी पूरी, जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस, ऑक्सेनोपोडिस किसके द्वारा होगा? सर जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस के द्वारा होता है। अगर और भी आपको याद है तो लिख दो, वैरायटी कौन सी इसकी? सिट्राई है। कौन सी है? सिट्राई है। जितना आपको पता हो उतना लिख दो। अगर आपको केवल जीवाणु पता है तो केवल जीवाणु लिख दो, ऐसा मत सोचो कि मुझे लिखना नहीं है, लिखना है आपको। ठीक है, कौन सा जीवाणु है? जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस। वैरायटी कौन सी है? तो सिट्राई है। ठीक है, और इसको भारत में किस नाम से जानते हैं? अगर मान लो आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि सिट्रस कैंकर रोग को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो फिर क्या करोगे आंसर? सिट्रस कैंकर को भारत में किस नाम से जानते हैं? हेमराज, जय महाकाल। बार बार कमेंट की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन है उसकी कमेंट करो। हाँ, नासिर नहीं है, अमन। बिल्कुल पहुंच तो गए, लेकिन नासिर नहीं है। इसको कहा जाता है भारत में नासूर। जो सिट्रस कैंकर है उसको भारत में हम क्या कहते हैं? भारत में नासूर कहा जाता है। एक और बात बता दूं आपसे, तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा कि कैलिफोर्निया की घटना किस रोग से संबंधित है। तो कैलिफोर्निया है अमेरिका में, अमेरिका में उस कैलिफोर्निया की जो घटना है वो भी किस रोग से संबंधित है? वो भी आपके सिट्रस कैंकर से संबंधित है। तो ये 3 सवाल आपको आएंगे। कैलिफोर्निया की घटना किस रोग से? सिट्रस। भारत में किस नाम से? नासूर के नाम से। और रोग कारक क्या है? तो जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न अपना,
पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए। ये ऐसा प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं, जो हर साल आता है। या तो अलग से प्रश्न आएगा या किसी प्रश्न में ये जुड़ करके आएगा, लेकिन आता ही हर साल है ये प्रश्न। आपको हर साल 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अब पादप प्रजनन होता क्या है? जो हमारी फसलें होती हैं उनके जीन प्रारूप में जब परिवर्तन करके हम मानव उपयोगी बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? पादप प्रजनन कहा जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या लिखेंगे, चलो मैं लिख दूं आपको। मैं लिख सकता हूं फसलों की जीन प्रारूप में परिवर्तन कर मानव उपयोगी बनाने की क्रिया, क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी पादप प्रजनन। बिल्कुल क्लियर। पादप प्रजनन क्या है? फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन कर मानव उपयोगी बनाने की क्रिया क्या हो गई? पादप प्रजनन हो गई। आता है क्वेश्चन, हर साल आता है और इस साल भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे चले। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है एकल व मिश्रित मछली पालन में अंतर लिखिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एकल मछली पालन में हम क्या करते हैं? एक ही जाति की मछली पालना, क्या कहलाता है? वो कहलाता है एकल मछली पालन। मिश्रित मछली पालन में क्या होता है? दो या अधिक जाति की मछली पालना, ये क्या कहलाता है? ये बेसिकली कहलाएगा आपका मिश्रित मछली पालन। तो अंतर डिफरेंस इतना ही होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? एक ही जाति की मछलियों का पालन करते हैं और इसमें क्या होता है? एक से अधिक जाति की मछलियों का पालन किया जाता है। सर फिर एकल लिंग पालन क्या होता है? आपसे सवाल पूछा गया है बोर्ड के ब्लूप्रिंट में। एकल लिंग पालन क्या होता है? एकल लिंग पालन क्या होता है? इसको भी समझ लो फिर। एकल लिंग पालन का मतलब है कि एक ही लिंग की मछलियों का पालना, एक ही लिंग की मछलियां पालना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एकल लिंग पालन। ठीक है, एकल और मिश्रित दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपको पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको बता दूं, अगर ये पीडीएफ आपको लेनी है तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी सभी 100 प्रश्न की। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगी क्लास खत्म होने के बाद, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो जुड़े होंगे बच्चे उनके लिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता रहता है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है आपके एग्जाम में कि वो चलेंगे ही, इधर उधर होते रहेंगे, बाकी आते ही रहेंगे वो क्वेश्चन। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। प्रमोद सबसे पहले आंसर आ रहा है, क्या बात है। और कोई भी आओ आगे। लक्ष्मी, पायल, नरेश, राजपूत। चलिए अब मैं आपको बता दूं बेसिकली पॉइंट क्या होता है। अगर देखो हमें जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पूछी जाए तो जीवाणुओं की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन व म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन व म्यूरिन की बनी होती है। लेकिन हमें केवल जीवाणुओं की नहीं पूछी जाती, हमें और भी पूछ लेता है। वो हमें ये भी पूछ लेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसकी मैं कह सकता हूं काइटिन या सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? काइटिन या सेल्यूलोज की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है सर, अगर हमें मान लो पूछ ले आद्य जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया, बहुत इंपोर्टेंट है। आद्य जीवाणु किसको बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया को बोलते हैं। और इस आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की। तो तीनों क्वेश्चन हम याद रखेंगे अब। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज की, आद्य जीवाणु होंगे आर्की बैक्टीरिया के, स्यूडोम्यूरिन की, और जीवाणुओं की किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन व म्यूरिन की बनी हुई होती है। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। अगला सवाल है अपना, सबसे पहले सफल पुनर्योगज जीव किसने बनाया? चलो आपकी असली टेस्टिंग इस प्रश्न के अंदर है। कौन कौन सही आंसर देगा
देखते हैं अभी। सबसे पहले सफल पुनर्योगित जीव किसने बनाया? मैं देखूंगा जरूर कौन कौन सही आंसर देता है। पॉल वर्ग, खेमराज, स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बुयर। चलो देखते हैं। पॉल वर्ग वाले बहुत आ रहे हैं। मेरे सामने बैठा है एक पॉल वर्ग कहने वाला। लाला पॉल वर्ग गलत है। चलिए अब देखो मैंने क्या पूछा है, सफल पुनर्योगित जीव। इस बात पर गौर करो, मैंने पूछा है सफल पुनर्योगित जीव, ठीक है। और ये कब बनाया तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 1973 में। कब बनाया? वर्ष 1973 में। सर किसने बनाया? तो ये बनाया स्टानले कोहेन, स्टानले कोहेन व हर्बर्ट बुयर ने। हर्बर्ट बुयर, स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बुयर ने बनाया। सर फिर पॉल वर्ग ने क्या किया? ये पॉल वर्ग कहां चला गया? अगर हमें प्रश्न पूछा जाए पॉल वर्ग का तो फिर आप लोग याद रखोगे पॉल वर्ग ने क्या किया? 1972 में, 1972 में पुनर्योगज डीएनए बनाया। क्या बनाया? पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, अब तुम्हारी कहानी बिल्कुल कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, मेरा प्रश्न क्या था? सफल पुनर्योगित जीव किसने बनाया? तो जीव तो बनाया स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बुयर ने। कब? 1973 में। अगर मुझे प्रश्न पूछा जाए पुनर्योगित डीएनए किसने बनाया, तो ये पॉल वर्ग ने बनाया वर्ष 1972 में। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना, सूत्रकृमि का फसलों पर प्रभाव लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूत्रकृमि का फसलों पर प्रभाव। अब बेसिकली आपको यह बताना है कि अगर मान लो सूत्रकृमि द्वारा किसी पादप में प्रकोप हो जाए, रोग हो जाए, तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, सूत्रकृमि पादपों को किस तरीके से प्रभावित करता है, वो पॉइंट आपको इसके अंदर बताने हैं। सूत्रकृमि द्वारा प्रभाव। सैनी राहुल आपस में बिल्कुल भी बात नहीं, ठीक है। 1872 नहीं है, वो 1972 है। अब देखो सूत्रकृमि का फसलों पर क्या प्रभाव होगा। एक तो जब भी सूत्रकृमि का प्रकोप होता है, पादप की जड़ पतली हो जाती है। पादप की जड़ कैसी हो जाती है? जड़ पतली हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारा पौधा है, पौधा कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। सूत्रकृमि का प्रकोप होने पर पौधा बौना रह जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जो भी हमारा पौधा है सूत्रकृमि का प्रकोप होने पर कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, सूत्रकृमि का प्रकोप होने पर फल हैं, फूल हैं, क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। फल फूल झड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि सूत्रकृमियों का फसलों पर प्रभाव लिखिए, तो क्या प्रभाव होंगे? बेसिकली 3 इफेक्ट आपको लिखने हैं, मैंने 4 बता दिए। सबसे पहले पादप की जड़ पतली हो जाती है। दूसरा, पौधा बौना रह जाता है। तीसरा, पौधा पीला पड़ जाता है। चौथा, फल फूल क्या हो जाते हैं? झड़ने लग जाते हैं या झड़ जाते हैं। तो ये आपका इफेक्ट हो जाएगा सूत्रकृमियों का पादपों पर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते हो तो एग्जाम में जाने के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें आराम से बैठ जाओगे। और अगर प्रैक्टिकल तुम्हारा नहीं हुआ है तब भी आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेगा तब इन्हीं प्रश्नों को पूछेगा, वो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न अपना, वंशागति के सिद्धांत किसने दिए? वंशागति के सिद्धांत किसने दिए? अब आपको ये बताना है कि जो वंशागति के सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, करवाया भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से था आपको। वंशागति के सिद्धांत किसने दिए? सबको पता होना चाहिए। मेंडल, मेंडल। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये सभी का सही है। मुझे आशा भी थी कि सब सही बताएंगे इसका। अरे निल्सन एहल ने तो एकल पादप दिया। देखो आपके मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने दिए वंशागति के सिद्धांत या वंशागति के नियम, ठीक है। एक वैज्ञानिक था तुम्हारे में निल्सन एहल, यहां ले लेता हूं मैं इसको। एक कौन सा था? एक था निल्सन एहल। अब निल्सन एहल ने क्या किया? इसने एकल पादप वर्ण का सिद्धांत दिया। एकल पादप वर्ण, ठीक है।
तो एकल पादपरण का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? वो दिया आपका निल्सन एहल ने। ठीक है, एक शुद्ध वंशक्रम चयन जोहानसन ने, जोहानसन था तुम्हारे में, और जोहानसन में क्या दे रखा है? शुद्ध वंशक्रम चयन दे रखा है, शुद्ध वंशक्रम चयन। अगर शुद्ध वंशक्रम चयन पूछे तो जोहानसन है, निल्सन एहल और उसके सहयोगी ने एकल पादपरण का सिद्धांत दिया। मेंडल ने क्या दिए? मेंडल ने आपके वंशागति के नियम दिए, जिसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल। और प्रश्न अपना, नर व मादा एस्केरिस में अंतर लिखिए। ये ऐसा क्वेश्चन है 13वें चैप्टर का कि ये प्रश्न भी हर साल परीक्षा में आता है। आप लोग देखना पिछले पेपर, हर साल पूछा गया क्वेश्चन। एग्जामिनर भी कल आपको प्रैक्टिकल में ये पूछेगा, आपका अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो, कि नर और मादा एस्केरिस में अंतर बताओ। अब क्या अंतर होते हैं? बेसिकली हम जानते हैं कि जो नर है, नर कैसा होता है? छोटा होता है। मादा कैसी होती है? मादा बड़ी होती है। नर छोटा, मादा बड़ी। नर का जो पश्च सिरा है, पश्च सिरा, वो कैसा होता है? मुड़ा हुआ। पश्च सिरा कैसा होता है? मुड़ा हुआ। और मादा का जो पश्च सिरा है, पश्च सिरा, वो कैसा होता है? सीधा होता है। मादा का पश्च सिरा कैसा होगा? तो इसका पश्च सिरा बिल्कुल सीधा होता है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है? पिनियल सिटी पाई जाती है। ध्यान रखना, इनमें क्या होता है? पिनियल सिटी पाई जाती है और इनमें पिनियल सिटी नहीं पाई जाती। नर में जो पिनियल सिटी है वो पाई जाती है, मादा में जो पिनियल सिटी है वो नहीं पाई जाती। ये तीन अंतर हो गए इनके बीच में। छोटा होगा, ये बड़ी होगी। इसका पश्चरा मुड़ा होगा, इसका पश्चरा सीधा होगा। इसमें पिनियल सिटी पाई जाएगी नर में, मादा में पिनियल सिटी नहीं पाई जाती है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इनके बीच में डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारे सामने है और प्रश्न है अपना, खपरा भृंग की हानिकारक अवस्था का नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये आपको नहीं आया तो समझ लो कि तुमने मेरी पिछली क्लासों का बराबर कर दिया, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कई बार बताया, ये प्रश्न अच्छे तरीके से बताया है और कई बार बताया कि कैसे हम इनकी हानिकारक अवस्थाओं के नाम याद रखते हैं। वयस्क, लट, हाँ, जो वयस्क बता रहे हैं उन्होंने मेरी पहले कभी क्लास ली नहीं होगी, शायद ऐसा हो सकता है। अगर ली है तो वो सारा मामला खत्म कर रहे हैं। लट या लार्वा, मेगट या सुंडी, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जनरली मैंने आपको क्या बताया कि जिन कीटों में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, जिन कीटों में क्या पाया जाता है? पूर्ण कायांतरण। उन कीटों की जो हानिकारक अवस्था होती है वो क्या होती है? वो लट या लार्वा होती है। क्या होती है? लट या लार्वा। और इसी को कहते हैं सुंडी। इसी को क्या कहा जाता है? सुंडी कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से कीट हैं? तो बेसिकली एक तो खपरा बीटल आपका हो गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो जैसे सफेद लट है, सफेद लट। इसके बाद में अगर बात करूं जैसे कातरा है। इसके बाद में अगर बात करूं जैसे तना छेदक है, तना छेदक। इसके बाद में अगर बात करूं तो फली छेदक है, फली छेदक। इसके बाद में अगर बात करूं तो फल मक्खी है। इन सभी की जो हानिकारक अवस्था होगी वो क्या होगी? तो आप लोग बस हमेशा याद रखोगे कि इन सभी की हानिकारक अवस्था क्या होती है? लट, लार्वा, सुंडी होती है। और जिन कीटों में, इंपोर्टेंट बात याद रखना, जिन कीटों में क्या होता है? अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ये प्रश्न आपको कभी दोबारा आए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। जिनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है उनमें कौन सी होती है? उनमें हानिकारक अवस्था होती है शिशु व वयस्क, शिशु व वयस्क। और मैंने पहले ही बता रखा है ऐसे कौन कौन से कीट हैं। तो ऐसे कीटों में एक तो आता है आपका दीमक, एक आता है टिड्डा और एक आता है मोइला। दीमक है, टिड्डा है और जो मोइला है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें अपूर्ण कायांतरण होता है और इनकी हानिकारक अवस्था क्या होगी? शिशु और वयस्क। और इन सभी की हानिकारक अवस्था क्या हो जाएगी? तो लार्वा, लट या सुंडी या मैं कहूं तो मेगट, एक ही नाम है वो। ठीक है, तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल जाए, कोई भी पूछ ले, फटाफट से जवाब दोगे जैसे आप एक्सपर्ट हो बायोलॉजी के। ठीक है, और जवाब ऐसे देने हैं आपको, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, सारी चीजें आपको याद भी हो चुकी है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है नेक्स्ट, चलिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न अपना, टिड्डा में किस प्रकार के मुखांग होते हैं? टिड्डा के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है।
टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? अब टिड्डा कीट है, फसल पर बैठता है तो पहले क्या करेगा? फसल को काटेगा, काटने के बाद क्या करेगा? उसको अंदर ले जाएगा, नहीं चबाएगा। हाँ? ये तो होता है। पहले उसने फसल के पत्ते को काटा, काटने के बाद उसको चबाया, यानी कैसे होंगे? काटने और चबाने वाले होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, रटने की जरूरत नहीं, मेरी बात समझ। वो पहले काटेगा, फिर काटने के बाद क्या करेगा? उसको खाएगा। तो इसके जो मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो काटने और चबाने वाले होते हैं, काटने व चबाने वाले। चलो, दो कीटों में आपको मुखांग और पूछे जा सकते हैं। एक बात मेरी याद रखो, एक आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में किस प्रकार के मुखांग होते हैं। मान लो मैंने टिड्डा नहीं पूछा आपसे, मैंने तो मधुमक्खी पूछी। मैं तो मधुमक्खी पूछूंगा, बताओ क्या होगा? जनरली मैंने मधुमक्खी पूछी, या फिर मैंने मान लो मधुमक्खी भी नहीं पूछी, मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा पिस्सू। ये तीन ऐसे कीट हैं जिनमें आपको मुखांग पूछेगा। तीनों ही कीटों में मुखांग आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा कोई कीट ऐसा नहीं है जिसके मुखांग आपसे पूछे जा सके। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी क्या करेगी? डंक मारेगी। काटती है क्या? चुबाती है, चुबाने के बाद उसको चूस लेती है। तो चुबाने और चूसने वाले होंगे। ऐसे में पिस्सू की बात करूं, पिस्सू चुबाएगा चूसेगा, चुबाएगा चूसेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली ये बात होती है। तो जनरली अगर मान लो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। मधुमक्खी, इसमें क्या होते हैं? चुबाने व चूसने वाले। नहीं, काटने और चुबाने वाले होते हैं। काटने व चुबाने वाले, काटती भी है और चुबाती भी है, चुबाने वाले। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें, पिस्सू में क्या होंगे? पिस्सू में चूसने वाले होंगे। मुखांग जो होते हैं कैसे होते हैं? चूसने वाले। तो जो होता है हमारे शरीर में, इसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो बेसिकली इसमें जो होंगे वो चूसने वाले मुखांग होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलूं मैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऐसा कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा, 101% आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पूछा जाए, एक 101% आपसे पूछा जाएगा, 101। राजमुद्री, चुबाने और चूसने वाले। हाँ, चुबाने और चूसने वाले होते हैं। राजमुद्री, एमपी कौन बता रहा है भाई? एमपी। चलिए अब देखो, अगर मैं तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात में, कहां है ये? राजमुद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजमुद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा पूछा है मैंने? तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछा है। सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार वो कौन सा पूछा जाता है? ध्यान रखना, एक तो आपसे पूछा जाएगा सरसों अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना। और ये सरसों अनुसंधान संस्थान क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये हमारे राजस्थान में ही स्थित है, इसलिए पूछा जाएगा। अब राजस्थान में कहां है? तो ये आप याद रखोगे, ये सेबर भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सेबर भरतपुर में स्थित है। इसलिए सबसे ज्यादा जो चांस होंगे आपको पूछने के, वो किसके होंगे? सरसों अनुसंधान संस्थान के होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंटली हम इसको याद रखेंगे। एक हमें पूछा जाता है आपका धान अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां है? ये आपका कटक उड़ीसा में है। ये भी आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष। ये कहां पर है? ये आपका कटक उड़ीसा में है। एक आपसे आलू का पूछा जाए तो ये कहां पर है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। एक में आपको उसकी बात करूं, कपास की, तो ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कपास का कहां है? महाराष्ट्र में है। अगर मैं मान लो एक और बात करूं, मूंगफली, मूंगफली का कहां है? मूंगफली का आपका गुजरात में है, गुजरात में। एक और नोट याद कर लेना, यहाँ नोट लगा के, वो ये है आपको गन्ना प्रजनन संस्थान, या मैं कहूँ गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान रखना, गन्ना अनुसंधान संस्थान तो कहां पर है? लखनऊ में है, लखनऊ। इसके संबंध में आप इंपोर्टेंट बात याद रखना, एक आता है हमें गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान। तो जो गन्ना प्रजनन संस्थान है ये कहां है? ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु,
तमिलनाडु, ये आप याद रखोगे, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन बनता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। अगर मैं प्रश्न पूछा जाए गन्ना प्रजनन संस्थान, सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो कहां पर है? ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित। दोनों तरीका से सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है अपना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, और प्रश्न है अपना कि एंडोन्यूक्लियस व एक्सोन्यूक्लियस में अंतर लिखिए। अब आपको क्या बताना है, एक तो एंडोन्यूक्लियस आपके पास, एक आपके पास में एक्सोन्यूक्लियस है। दोनों के मध्य में अंतर क्या होता है? तो एक तो बात है कि दोनों क्या है? प्रतिबंधी एंजाइम है। अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि जो एंडोन्यूक्लियस है वो वांछित डीएनए खंड को बीचों बीच से काटता है। जो हमारे वांछित डीएनए खंड है, उन वांछित डीएनए खंड को कहां से काटता है? ये बीचों बीच से काटता है, बीचों बीच। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? वांछित डीएनए खंड को बीचों बीच से काटेगा। और जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करता है? वांछित डीएनए खंड को सिरों से काटता है। ये इनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। हम ऑब्वियसली लिख देंगे कि एंडोन्यूक्लियस वांछित डीएनए खंड को बीचों बीच से काटने का काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस वांछित डीएनए खंडों को सिरों से काटने का काम करता है। सिर का मतलब तक के किनारा, ठीक है। तो किनारों से काटेगा वो एक्सोन्यूक्लियस, बीचों बीच से काटेगा वो क्या है? वो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। आगे चल रहे नेक्स्ट अगले सवालों पर। चलिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको फटाफट से प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड करना है। वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। प्रश्न क्या है? टिड्डे के मुखांगों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब क्या है, जो टिड्डा होता है उसके मुखांगों के 5 भाग होते हैं। अब आपको उन 5 भागों के नाम बताने हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टिड्डे के मुखांगों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। एंडोन्यूक्लियस बीच से काटता है, बिल्कुल सही था। अब आपको बताना है कि जो टिड्डा है उसके मुखांग के भाग कौन कौन से होते हैं। बाहरी किनारे, आहा, बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया भी था अर्धवार्षिक से पहले। अब देखो, टिड्डे के मुखांगों के 5 भाग होंगे। एक तो क्या होगा? ऊपरी होठ होगा, ऊपरी होठ, ठीक है। दूसरा क्या होगा? निचला होठ होगा, निचला होठ। एक क्या होगा? जंबिका होगा, जंबिका। एक क्या होगा? चुंबकास्थि, चुंबकास्थि। और एक क्या होगा? अधोग्रसनी। क्या होगा? अधोग्रसनी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको पूछा जाता है कि टिड्डे के मुखांगों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो 5 भाग होते हैं टिड्डे के मुखांगों के। सर कौन कौन से? ऊपरी होठ, निचला होठ, जंबिका और चुंबकास्थि, और फिर एक कौन सा बचा? अधोग्रसनी। ये हमारे क्या होंगे? 5 पार्ट होंगे। 3 नंबर का पूछा जाएगा ये प्रश्न आपको, 1.5 नंबर का एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पायल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऊपरी ओर, बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सरसों की सफेद रोली रोग के रोग जनक का नाम बताइए। अब आपको ये बताना है कि जो सरसों का सफेद रोली रोग है वो किसके द्वारा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली कई तरह की रोली होती हैं, सफेद है, भूरी है, काली है, पीली है, लाल है, लेकिन सरसों में तो सफेद लगती है। गेहूं में 3 लगती हैं, काली, भूरी और पीली, ठीक है। चाय में लाल रोली लगती है। एल्ब्यूगो कैंडिडा, लक्ष्मी और पार्वती, बहुत बढ़िया, दोनों का सही है, बहुत बढ़िया जवाब है। जनरली अगर मैं सरसों की सफेद रोली रोग की बात करूं तो किसके द्वारा होता है? ये एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। और ये एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है? कवक है। एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होता है, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूं, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। सवाल ये पूछा जाएगा कि जो सरसों का सफेद रोली रोग है इसको कहां पर खोजा गया? सरसों के सफेद रोली रोग को कहां खोजा गया? आपसे ये भी तो सवाल आ सकता है। चलो मान लो मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि सरसों का जो सफेद रोली रोग है वो कहां खोजा गया, और जो प्रैक्टिकल लेने एग्जामिनर आता है वो ऐसे ही पूछता है, वो आपसे पूछेगा सफेद रोली रोग किस में लगता है, आप बताओगे सरसों में।
फिर वो पूछेगा इसका रोग कारक क्या है, फिर आप बताओगे एल्बुओ कैंडिडा, फिर वो पूछेगा इसको कहाँ खोजा गया। इस तरह से क्वेश्चन से क्वेश्चन जोड़ते हुए जाता है वो आगे। पश्चिमी बंगाल, हाँ पश्चिमी बंगाल बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉपर जगह कौन सी है, प्रॉपर जगह। अब देखो मैं आपको बता दूं कहां खोजा गया, ये खोजा गया कलिंग पश्चिमी बंगाल, ध्यान रखना कहां पर खोजा गया, कलिंग पश्चिमी बंगाल में खोजा गया। ठीक है, तो आज के बाद कभी अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सरसों के सफेद रोली रोग को कहां खोजा गया, सर कलिंग पश्चिमी बंगाल में खोजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न अपना जोक का चिकित्सा के रूप में महत्व लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। जोक का चिकित्सा के रूप में महत्व आपको बताना है। तो सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात हम ये लिखेंगे कि चिकित्सा के रूप में जिस जोक का उपयोग किया जाता है उसे हम हिरुडो मेडिसिनेलिस कहते हैं। हिरुडो मेडिसिनेलिस। अलग से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि चिकित्सा के रूप में किस जोक का उपयोग होता है, तो सिनेलिस, हिरुडो मेडिसिनेलिस। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि चिकित्सा के रूप में जोक की हिरुडो मेडिसिनेलिस नामक प्रजाति का उपयोग किया जाता है। दूसरी लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन लिखेंगे जोक की जो लार है, जोक की लार, जोक की लार में क्या पाया जाता है, जोक की लार में हिरुडीन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जिसका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। फिर हम क्या लिखेंगे, जोक की लार में हिरुडीन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। फिर हम लिखेंगे कि जोक का जो तेल है, जोक का तेल, जोक का तेल, जोक का तेल जो है वो दर्द, जो भी दर्द होता है घुटनों का दर्द, और दूसरी में अगर बात करूं तो बाल उगाने, दोनों रूपों में क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, ये आपके 3 लाइनों में इंपोर्टेंस क्लियर। बेसिकली प्रश्न में 1.5 नंबर का आएगा, तो 3 लाइनों में हमें आंसर देना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि चिकित्सा के रूप में जोक की हिरुडो मेडिसिनेलिस नामक प्रजाति का उपयोग किया जाता है। फिर हम लिखेंगे जोक की लार में हिरुडीन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जिसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। फिर हम लिखेंगे कि जोक का तेल दर्द और बाल उगाने के लिए उपयोगी माना जाता है। ये क्या हो गया, ये आपका चिकित्सा के रूप में जोक का इंपोर्टेंस हो गया। ठीक है, और हम आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। आज हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं, काफी इंपोर्टेंट भी हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रश्न है विपुंसन को परिभाषित कीजिए। मुझे यस और नो, यस और नो में जवाब दोगे बस केवल कि विपुंसन किस किस को आता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। विपुंसन बहुत अच्छा पॉइंट है, किस किस को आता है विपुंसन, ये बताना है आपको। पहला ही जवाब नो, पुष्पों में नर भाग को हटाना। बहुत बढ़िया जवाब दिया है टॉपर ने। बेसिकली क्या होता है, पादपों में पर परागण होता है। ठीक है, अब उस पर परागण में या स्वपरागण में जो दूसरे पुष्प हैं उनसे परागित होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मादा भाग को क्षतिग्रस्त किए हुए बिना नर भाग को हटा देते हैं, और इस नर भाग को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे किसी पुष्प के, किसी पुष्प के मादा भाग को क्षतिग्रस्त किए बिना नर भाग या पराग कोष, नर भाग या हम इसको क्या बोलेंगे, पराग कोष को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्रिया ऑब्वियसली कहलाएगी विपुंसन। केवल ऐसा नहीं लिखना कि नर भाग को हटाना, वो थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो हम इतना लिखेंगे कि किसी पुष्प के मादा भाग को क्षतिग्रस्त किए हुए बिना नर भाग, यानी अगर मैं कहूं तो पराग कोष को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। एक थैलीकरण भी आता है। थैलीकरण क्या है, परागण की क्रिया से बचाने के लिए फूल के ऊपर थैली लगाना क्या होता है, थैलीकरण होता है। तो वहां से भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वो अपना, क्लाइटेलम किसे कहते हैं। वाव,
क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मुझे बताओ कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। क्लाइटेलम किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्जुन मेघवाल सर 499 वाले कोर्स में क्वेश्चन लाओ सभी चैप्टर के ब्लूप्रिंट वाले। उसमें क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, उसमें मॉडल पेपर भी हैं और अपडेट भी होंगे मॉडल पेपर। अब तुम ये चाहो कि 499 रुपए में आपको सारी चीजें दे दी जाए, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिकली केंचुए में होता है, हाँ 14, 15, 16 बिल्कुल सही है। अब देखो केंचुए में क्या होता है, केंचुए के मान लो इस तरीके से शरीर होता है केंचुए का, हमने देखा है ना केंचुआ इस तरह से। मान लो इस तरीके से कोई केंचुआ है ये, ठीक है, मान लो ये कोई केंचुआ है। अब इस केंचुए में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके खंड होते हैं, ऐसे ऐसे करके खंड होते हैं। अब इस केंचुए में क्या होगा, जो आपके ये खंड है इस तरीके से 14, 15 और 16, 14, 15 और 16, 14, 15, 16, ये जो खंड हैं ये क्या होते हैं, ये आपस में मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। और इन तीनों खंडों को फिर संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम कहा जाता है। यानी हम कहेंगे केंचुए में 14, 15 और 16 खंड आपस में मिले हुए होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम कहा जाता है। और मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मोटी परत भी बना लेते हैं अपने ऊपर ही, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लाइटेलम कह रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि केंचुए में कोकून का निर्माण कहां होता है, ध्यान रखना। तो क्लाइटेलम हम किसको कहेंगे, पहले तो इसको लिखा दो। तो हम सीधा सीधा ऐसा लिखेंगे कि केंचुए में 14, 15 व 16वें खंड मिलकर एक मोटी परत बनाते हैं, मोटी परत बनाते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। मिलकर के एक मोटी परत बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्लाइटेलम कह देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें प्रश्न एक क्या आएगा, हमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं। हमें प्रश्न पूछेगा कि केंचुए में कोकून का निर्माण कहां होता है, केंचुए में कोकून का निर्माण। तो हम याद रखेंगे केंचुए में जो कोकून का निर्माण होता है वो कहां होता है, क्लाइटेलम में होता है। कहां होता है, क्लाइटेलम में होता है। आपसे प्रश्न पूछा केंचुए में कोकून का निर्माण कहां होता है, तो ये क्लाइटेलम में होता है, ठीक है। एक पूछा केंचुए में निषेचन की क्रिया, तो वो कोकून में होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। अगला प्रश्न अपना, खाद्यान्नों के पुटी रोग के 3 लक्षण लिखिए। खाद्यान्नों के पुटी रोग के 3 लक्षण लिखिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बता दूं, जितने भी आपको सूत्रक्रमी जनित रोग पूछे जाएं, सूत्रक्रमी के द्वारा होने वाले जितने भी रोग आपको पूछे जाएं, आपको एक ही बात लिखनी है, पौधा बौना रह जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है, पुष्प और फल झड़ जाते हैं या बाली का विकास नहीं होता है, जड़ पतली पड़ जाती है, ये रोग छितरे हुए रूप में दिखाई देता है खेत में। जितने भी सूत्रक्रमी वाले रोग हैं उनके सेम लक्षण होते हैं, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि यह रोग खेत में छितरे हुए रूप में दिखाई देता है। उसके बाद पौधा पीला पड़ जाता है, संक्रमित पौधे पर बालियां कम लगती हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा इसका लक्षण हो जाएगा। मैंने भी सूत्रक्रमियों का प्रभाव आपको बताया होगा, तो वो जो प्रभाव है वही लगभग सभी में चलता है, कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं और आगे नेक्स्ट अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल भी आपके सामने है और प्रश्न ऐसा है जो कि एग्जाम में अनेकों बार आ चुका है, अनेकों बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है। हम दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है। प्रैक्टिकल है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, बहुत बढ़िया बात है, प्रैक्टिकल है तो सर क्लास तो तब तक चलेगी, प्लीज बता दो। हाँ क्लास तो भी चलेगी, काफी टाइम है, कॉलोनी बनाकर रहता है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो दीमक को सामाजिक कीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कीट है वो एक तो क्या करता है, निवेह में रहता है। किसमें रहता है, निवेह में रहता है। और नेक्स्ट में अगर बात हो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। अब देखो आप कैसे लिखोगे, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाए, तो हम क्या लिखेंगे कि दीमक कीट निवेह बना करके रहता है, समूह बना करके रहता है। दूसरा,
इसके कीटों के सदस्यों में श्रम विभाजन पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम सामाजिक कीट कहते हैं। अब हमें सवाल ये पूछेगा कि दीमक जिस समूह में होता है उस समूह को आवास को क्या कहते हैं, उसको कहता है टर्मेटेरिया। ध्यान रखना, दीमक का जो आवास होता है जहां वो एक समूह बना करके रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे टर्मेटेरिया कहा जाता है। वो सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। इसका आंसर में दो ही लिखेंगे, यह निवेय या समूह के रूप में रहता है और दूसरा श्रम विभाजन इसमें पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे सामाजिक कीट या सोशल कीट कहा जाता है। इसके अलावा भी कोई सामाजिक कीट है, बिल्कुल है। जनरली अगर हम बात करें मधुमक्खी, वो भी क्या होता है, सामाजिक कीट होता है, उसमें भी ये दोनों चीजें होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्यतः कीटों के विकास के लिए अनुकूल तापक्रम क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। अब आपको बताना है कि जो कीटों का विकास होता है वो कितने तापमान पर सबसे ज्यादा होता है, कीटों के विकास के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या है। 35 से 40, 35 से 40, 10 से 35, बता दो भाई। कीटों के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त तापमान कितना है, 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं आपको बता दूं, बेसिकली कीटों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान की बात की जाए तो कितना है, 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कीटों की वृद्धि के लिए क्या माना जाता है, सबसे उपयुक्त तापक्रम माना जाता है। अगर ये तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो उस पर कीटों का प्रकोप नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये तापमान कितना हो जाए आपका 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर क्या हो जाएंगे, जितने भी कीट हैं वो मर जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक शत्रुओं के कौन कौन से गुण एवं विशेषता होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो यह कि सर ये प्राकृतिक शत्रु होते क्या हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं प्राकृतिक शत्रु क्या है। जब हम जैविक कीट नियंत्रण पढ़ते हैं, जैविक कीट नियंत्रण, तो वहां पर क्या करते हैं, प्राकृतिक कीट लाते हैं और खेत में छोड़ देते हैं जिनके द्वारा हम कीटों का कंट्रोल करते हैं। तो उन्हीं की पूछा गया है कि वो जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनके कौन कौन से गुण और विशेषता होनी चाहिए। 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 विशेषताएं आपको लिखनी होंगी। अब कौन कौन सी होती हैं तो बेसिकली याद रखेंगे। पहली बात यह है कि इनकी प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इनकी प्रजनन क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरा, इनका जीवन चक्र कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जीवन चक्र कैसा होना चाहिए, छोटा। प्रजनन क्षमता अधिक होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में एक और पॉइंट आपको बता दूं, इनमें मादाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मादाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल 3 चीज हो गई हमारी, एक तो प्रजनन क्षमता इनकी अधिक हो, दूसरा इनका जीवन चक्र छोटा हो, तीसरा इनमें मादाओं की संख्या भी क्या हो, अधिक हो। एक और लिख सकते हो कि ये फसलों के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्राकृतिक शत्रु ना हो जो फसल को हानि पहुंचाए, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राकृतिक शत्रुओं के गुण हो गए। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। चलिए अगला पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से है और काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है अपना, बेसिकली प्रश्न कह रहा है मृत जीवी को परिभाषित कीजिए। अब आपको बताना है कि मृत जीवी क्या होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मृत जीवी क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है मृत जीवी, मृत जीवी क्या होते हैं। मृत जीवी बेसिकली कवकों में आपने पोषण पढ़ा होगा और उस पोषण में आपने मृत जीवी पढ़े होंगे। 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पादप विज्ञान की शब्दावली में मृत जीवी। हाँ फालतू बातें नहीं, बिल्कुल प्रिया ने सही कहा है, फालतू बातें नहीं। चलिए अब देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मृत जीवी। मृत का मतलब क्या है, मरे हुए। अब जीवी का मतलब मरे हुए पदार्थों पर जीवन यापन करने वाला। ऑब्वियसली हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे बेजीव, बेजीव जो सड़े गले, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ऐसे जीव
जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? मरे हुए, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें बेसिकली कहा जाएगा मृत जीवी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, बाजरा के हर्तवाली रोग को भारत में सर्वप्रथम किसने खोजा? अब आपको बताना है कि बाजरा का जो हर्तवाली रोग है इसको भारत में सबसे पहले किसने खोजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है अंकित गोस्वामी, इतनी जल्दी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जवाब है। अगर हम बात करें भारत में हर्तवाली रोग को सबसे पहले तो किसने खोजा? ये खोजा E.J. बटलर ने। किसने खोजा? E.J. बटलर ने। बहुत बढ़िया जवाब है। चलो अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि हर्तवाली रोग में बाजरा में कितनी हानि होती है? चलो अब बताओ, मैंने आपसे प्रश्न पूछा हर्तवाली रोग में बाजरा में कितनी हानि होती है। एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। तो बताओ हर्तवाली रोग में बाजरा में कितनी हानि होगी? एक बात तो मैं आपको बता दूं, बाजरे की फसल में सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो हर्तवाली रोग में ही होती है। ठीक है, अब कितनी होती है वो आपको डिफाइन करना है। सैनी 66, 20 से 25, 54, 10 से 98, 10 से 66 बालों का जवाब बिल्कुल सही है। जनरली अगर मैं बाजरा में हर्तवाली रोग द्वारा हानि की बात करूं सबसे ज्यादा होती है 10 से 66%। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, 10 से 66% जो कि सबसे ज्यादा है। एक और इस रोग की इंपॉर्टेंट बात, इस रोग का एक उपनाम भी है और उपनाम में हम इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को कहा जाता है जोगिया रोग। क्या कहा जाता है? इसे जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस रोग को हम क्या कहेंगे? जोगिया रोग भी कहेंगे। इसके द्वारा बाजरा में सबसे ज्यादा हानि होगी 10 से 66%। इसको खोजा किसने? E.J. बटलर ने खोजा। होता किसके द्वारा है? कवक द्वारा। कौन सा कवक है? स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, चार इंपोर्टेंट बातें इस रोग की। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली में विषाणु गुच्छा रोग के लक्षण लिखिए। अब आपको क्या बताना है कि अगर मान लो मूंगफली में विषाणु गुच्छा रोग का प्रकोप हो गया तो मूंगफली में क्या लक्षण प्रतीत होंगे? नाम से स्पष्ट है, रोग का नाम क्या है? विषाणु गुच्छा। अब गुच्छे का मतलब क्या है? जो मूंगफली की पत्तियां होती हैं, पत्तियों का क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। अब पहली बात तो पत्तियों का गुच्छा बन गया। दूसरा, जब पत्तियों का गुच्छा बनेगा जो पादप की वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी, वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि पौधा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है मूंगफली का, इसमें से इस तरीके की ब्रांचें निकली हुई हैं। अब मान लो यहां पर पत्तियों का क्या बन जाए? गुच्छा बन जाइए। इस तरीके से गुच्छा बन गया तो यहां से आगे प्लांट ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। तो पौधा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। तो लक्षण क्या होंगे? नाम से स्पष्ट है। पहला क्या होता है? पादप की पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। जो पादप की पत्तियां हैं, पत्तियों का क्या बनता है? गुच्छा बन जाता है। ठीक है, गुच्छा बन जाता है। दूसरा, पादप की वृद्धि रुक जाती है। पादप की वृद्धि रुक जाती है। अब वृद्धि रुक जाएगी तो पौधा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। और दूसरी फिर मैं कहूंगा कि जो पौधा है वो बौना रह जाता है। बौना रहने के साथ साथ फिर पौधा धीरे धीरे कैसा पड़ जाता है? पौधा फिर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। पौधा कैसा पड़ने लगता है? फिर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। चार लक्षण हो गए हमारे पास। गुच्छा रोग का मतलब पत्तियों गुच्छा बन गया। ठीक है सर, गुच्छा बन गया तो पादप की वृद्धि रुक गई और पादप की वृद्धि रुकी तो पौधा बौना रह गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे पौधा कैसा पड़ जाएगा? पीला पड़ करके सूख जाएगा। तो पीला पड़ गया। ये क्या हो गए? ये मूंगफली की गुच्छा रोग के लक्षण हो गए। क्लियर सी बात। आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। सर आपकी पुरानी वीडियो से भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने पुरानी वीडियोस में। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है थोड़ा सा देखेंगे और अच्छा क्वेश्चन ये अपना प्रश्न है, मिलोइडोगाइनी शब्द का क्या तात्पर्य है? मिलोइडोगाइनी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि मिलोइडोगाइनी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन इस शब्द का मतलब क्या होता है? मिलोइडोगाइनी का सेव या गार्ड। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया है टॉपर, तेरी तैयारी अच्छी है। अब देखो मैंने क्या पूछा है? मेलोइडोगाइनी शब्द का अर्थ, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेब या हम कह सकते हैं गार्ड।
सेब या गार्ड की तरह जो मादा होती है उसे क्या आ जाता है, मेलोइडोगाइनी। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये बात भी आप लोग याद रखना। और जो मेलोइडोगाइनी है वो किसमें होता है, वो सब्जियों का जो जड़ ग्रंथि रोग है वो होता है, क्या होता है, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग का रोग कारक कौन सा है, तो मेलोइडोगाइनी नामक सूत्रकृमि के द्वारा होता है। और इस सूत्रकृमि की भारत में 2 ही प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। ये मैंने आपको कई तरह से करवाया है क्वेश्चन। हाँ, ये सेब या गार्ड की तरह मादा मैंने बोला भी है। अब क्वेश्चन क्या है, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। मैंने कई बार आपको करवाया है। एक्चुअली मैंने बताया था कि मान लो A इंटू बी क्या है, जनक है। जब हमने इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सी क्या है, F1 प्रथम पीढ़ी। ठीक है, अब जब इस F1 का संकरण हम A या B के साथ करवाएंगे, A या B के साथ जब हमने इसका संकरण कराया तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बेसिकली टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें जिस जनक का उपयोग हमने बार बार किया है, ये जनक है जिसका उपयोग हमने बार बार किया है, इसे ऑबिचली हम क्या कहेंगे, इसे ऑबिचली कहा जाएगा आवर्ती जनक। क्या कहेंगे, आवर्ती जनक। तो हम याद रखेंगे कि जब F1 या इसके बाद की पीढ़ी का संकरण जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। जब F1 या इसके बाद का संकरण जनक के साथ करवाएंगे तब उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। और इसमें जिस जनक का उपयोग बार बार होगा उसे आवर्ती जनक कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, घोंगा व सिनेल के सामान्य लक्षण लिखिए। घोंगा व सिनेल के सामान्य लक्षण लिखिए। दोनों के नहीं, आप घोंगा के देख लेते हैं बेसिकली। अब घोंगा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, वैसे दोनों की अगर मैं बात करूं, कहां पाया जाता है, ये छायादार स्थान पर पाया जाता है। कहां पाया जाएगा, छायादार स्थान पर। दूसरी में बात करूं कैसा होगा, ये रात्रिचर होगा। घोंगा कहां पाया जाता है, छायादार स्थान पर पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये रात्रिचर होता है। एक और में अगर बात करूं, इसका जो शरीर होता है घोंगा का शरीर पर क्या पाया जाता है, कैल्शियम का कठोर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाएगा शरीर पर, कैल्शियम का आवरण, कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा तो कोई 3 लक्षण ही आपको लिखने होंगे। तो बेसिकली छायादार स्थान पर पाया जाता है, रात्रिचर होता है, शरीर पर कैल्शियम का आवरण होता है, और ये कैसा होता है, ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी यानी एक ही कीट के अंदर क्या होते हैं, नर और मादा पाए जाते हैं, तो ये उभयलिंगी भी होता है। ठीक, क्लियर। कैसा होगा, छायादार स्थान पर पाया जाएगा, रात्रिचर होगा, शरीर पर कैल्शियम का आवरण पाया जाएगा, और ये कैसा होगा, उभयलिंगी होगा। ठीक है, क्लियर है बात। और आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों पर। बहुत सारे क्वेश्चन है आज, ध्यान रखना, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न है अपना, टिड्डे में श्वसन छिद्र कहां पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। अब आपको ये बताना है कि जो टिड्डा कीट है उसमें जो श्वसन के लिए छेद होते हैं उसके बॉडी में, वो कहां पर होते हैं, किस पार्ट में होते हैं बॉडी के में, फीमेल या मेल। फीमेल मेल कौन सा पढ़ रहे हो आप, पंकज गोस्वामी। हाँ, जय श्री राम, क्वेश्चन पे ध्यान दो है। उदर खंड में, केवल उदर में नहीं होते राकेश, केवल उदर में नहीं होते। 18 चौहान, 18 तो इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा। वच और उदर, सैनी राहुल का बिल्कुल सही है, टॉपर का भी सही है। जनरली देखो टिड्डे में जो श्वसन छिद्र होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो एक तो उदर में पाए जाते हैं और एक कहां होते हैं, वच में होते हैं। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मान लो मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि जो टिड्डा होता है उसमें कुल कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, टिड्डा में कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। मैंने सवाल आपसे ये नहीं पूछा कि टिड्डे में श्वसन छिद्र कहां होते हैं, मैंने ये प्रश्न पूछ लिया कि टिड्डे में कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। अब फिर राइट आंसर क्या होगा, 11, 8, 10 जोड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम टिड्डे में श्वसन छिद्र की बात करें तो कितने होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं। और फिर आप लोग याद रखना, इन 10 जोड़ी में से 8 जोड़ी कहां पाए जाते हैं, उदर में,
और मैं अगर बात करूं दो जोड़ी ही कहां पाए जाते हैं तो बच्छ में। ठीक है, ये बात हमारी बिल्कुल सही थी कि टिड्डी में श्वसन छिद्र कहां होते हैं, उदर और बच्छ, लेकिन 8 जोड़ी कहां होंगे, उदर में, और 2 जोड़ी कहां होंगे, बच्छ में होंगे। टोटल 10 जोड़ी पाए जाएंगे। ठीक, आगे चलते नेक्स्ट, आवाज म्यूट नहीं होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी की पिछली टांगें कैसी होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं उनकी पिछली टांगें कैसी होती हैं? एक तो रानी होती है, नर होता है, एक श्रमिक होते हैं। श्रमिक की जो पिछली टांग उनकी एक विशेषता होती है, वो विशेषता आपको बताने की क्या इनमें स्पेशल कैरेक्टर होता है पिछली टांगों में। कूदने वाली, अरे ये तो सबकी होती है, रोएदार भी होती है। हाँ ये बात थोड़ी ठीक है, रोएदार होती है, कूदने वाली होती है, रोएदार होती हैं, बाल पाए जाते हैं। बाल रोएदार एक ही बात है। आपस में बात नहीं पंकज, बिल्कुल ब्लॉक कर दिए जाओगे। पंकज, इन लोगों को ब्लॉक कर दो जो आपस में बातें कर रहे हैं। बुरस के समान बाल पाए जाते हैं। हाँ, और कुछ जो मेन विशेषता है वो तो अभी किसी ने नहीं बताई। बालों से घिरी होती है, ये बात। हाँ, ये आ गया अंकित बेरवा का, बहुत बढ़िया। मोम ग्रंथि, इनमें क्या पाई जाती है, तेल ग्रंथियां। मैं कहूं तो मोम ग्रंथियां पाई जाती है। एक्चुअली कैसे होती हैं, जो पिछली टांगे हैं उन पे क्या पाए जाते हैं, लंबे बाल पाए जाते हैं, लंबे बाल पाए जाते हैं। दूसरी, इनमें क्या पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती है। तेल ग्रंथि, या मैं कह सकता हूं मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। पिछली टांगों के बीच में क्या होता है, तेल ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां होती हैं, और ये कैसे होते हैं, इन पर लंबे जो बाल हैं वो पाए जाते हैं। दो इनकी ये इंपोर्टेंट विशेषता है। ठीक है, बुरस के समान बाल होते हैं इनके ऊपर। हाँ, बुरस के समान ही होते हैं, बिल्कुल, बॉस नहीं, बुरस। चलो आपस में बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरणों के नाम, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो मधुमक्खी पालन में हम उपयोग में लेते हैं? हाँ, सिर ढकने वाली टोपली है, जाली है। अरे बिल्कुल बता सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। मधुमक्खी पालन में जो कौन कौन से उपकरण काम आते हैं, तो चाकू होता है, एक प्लेट होती है, शहद वाले पात्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, हमारे पास सिर ढकने वाली टोकरी होगी, हाथों के दस्ताने होंगे, ये भाग होते हैं इसके। अब इसमें कहां आपको दिक्कत आ रही है बताने में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये पंकज गोस्वामी को ब्लॉक कर दे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर। अब अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन किस रूप में दिया जाता है? ये भी हमारा काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं उनमें कृत्रिम भोजन किस रूप में देते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। जब हम मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं, मधुमक्खी लेके आते हैं, तो तुरंत वहां आकर के तो वो अपना भोजन बनाने से रही, तो उनको में क्या देते हैं, शुरुआत में कृत्रिम भोजन देते हैं। अब कृत्रिम भोजन के रूप में क्या दिया जाता है वो आपको बताना है। शरबत, एक की आंसर आया अभी तक, शरबत। ठीक है, अगर हम कृत्रिम भोजन के रूप में बात करें तो किसका उपयोग करते हैं, शरबत का उपयोग करते हैं। क्या देते हैं कृत्रिम भोजन के रूप में, शरबत दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में एस्केरिस का संक्रमण कैसे होता है? अब आपको ये बताना है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें एस्केरिस का संक्रमण कैसे होता है। एस्केरियोसिस एक रोग होता है मनुष्य में। अब उस रोग का जो संक्रमण फैलेगा वो कैसे फैलेगा ये आपको बताना है। और अच्छा क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में एस्केरिस का संक्रमण कैसे फैलता है? रॉयल जेली से? अरे कैसे मजे ले रहे हो, हमारे कल प्रैक्टिकल है सर, डर लग रहा है। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारे स्कूल वाले को डर लगना चाहिए, तुम्हें क्यों लग रहा है? स्कूल वाले ने पैसे लिए होंगे आपसे, वो करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। दूषित पानी, हाँ, ये किसके द्वारा फैलता है, दूषित भोजन या दूषित पानी के द्वारा फैलता है। दूषित भोजन और या मैं कहूं तो दूषित पानी, दूषित पानी। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब हम क्या करते हैं, जब हम खुले में शौच करते हैं, खुले में शौच, अरे समझते होंगे तुम लोग, बहुत होशियार हो। सुबह सुबह जाते हो ना ऐसे डंडा लेके, आज से 5 साल पहले सब जाते थे, जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही एक कटोरी ली वो पानी की और खेत में चल दिए, तो वो खुले में शौच था।
और खुले में सोच करने से कौन सा होगा, एस्केरिस होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट है, अगला है पिस्सू के जीवन चक्र की अवस्थाओं के नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिस्सू के जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, जनरली मैं आपको बता दूं, बेसिकली पिस्सू में आपको कायांतरण देखना है कि कौन सा कायांतरण पाया जाता है। अब पिस्सू के अंदर कौन सा कायांतरण होता है, पूर्ण कायांतरण होता है। पिस्सू में क्या होगा, तो पिस्सू में बेसिकली पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। और अगर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है तो हम बता सकते हैं कि इसके जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी। सबसे पहले क्या बनेगा सर, अंडा बनेगा। अंडा के बाद क्या बनेगा सर, लार्वा या लट। लार्वा या लट के बाद क्या होगा सर, प्यूपा। और प्यूपा के बाद क्या होगा सर, वयस्क होगा। तो हम कह सकते हैं कि पिस्सू के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पिस्सू में क्या होता है, तो पिस्सू में पूर्ण कायांतरण होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अच्छा गवर्नमेंट में हो, चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट में हो फिर भी अच्छे नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है एक्सप्लांट क्या है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, ये मान लो कोई हमारे पास में प्लांट है। अब इस प्लांट का हम क्या करवा रहे हैं, कृत्रिम संवर्धन करवा रहे हैं, कृत्रिम संवर्धन, या मैं कह सकता हूं हम क्या करवा रहे हैं, ऊतक संवर्धन करवा रहे हैं। तो ऊतक संवर्धन में इसके जिस भाग का उपयोग किया जाएगा उस भाग को हम क्या कहेंगे, उस भाग को कहा जाएगा एक्सप्लांट, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं करतोतक। क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट या करतोतक बोलेंगे। ठीक है, एक्स का मतलब तो तुम सब लोग समझते होंगे, काफी होशियार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण रक्षा किन किन परिस्थितियों में की जाती है। बिल्कुल सिंपल है। अब भ्रूण संवर्धन कौन कौन सी परिस्थितियों में करते हैं, जब हमारा पादप नष्ट होने वाला हो या कोई प्रजाति विलुप्त होने वाली हो। जैसे किसी फसल की कोई प्रजाति विलुप्त होने वाली होती है तो उस स्थिति में क्या की जाती है, भ्रूण रक्षा की जाती है। ठीक है, या किसी क्षेत्र में विशेष में रोग लगता है, हम दूसरी जगह उगाना चाहते हैं तो भ्रूण रक्षा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है रोहू मछली के सामान्य लक्षण लिखिए। अब किसी भी मछली के आपसे सामान्य लक्षण पूछे जाएं तो सिंपल सा फंडा यह है कि उसका शरीर कैसा होता है, आप याद रखोगे, शरीर नाव के आकार का होगा। कैसा होगा, नाव के आकार का होगा। नाव के आकार का मतलब आगे से भी सकरा और पीछे से भी सकरा, बीच में क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपोर्टेंट बात है शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क। किसी भी मछली की विशेषता पूछे, शरीर पर क्या पाए जाएंगे, सल्क पाए जाएंगे। इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर होगी। अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम लंबाई कितनी होती है इसकी, 2 मीटर होती है। इसकी एक इंपोर्टेंट विशेषता भी है कि इसकी पलकों पर बाल नहीं पाए जाते, पलकों पर बाल नहीं होते। इसकी जो पलकें हैं उस पर बाल नहीं पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें शरीर का निचला हिस्सा कैसा होता है, ऊपर का हिस्सा भूरा काले रंग का होगा, एक कैसा होगा, सुनहरी रंग का होगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली कॉमन विशेषताएं ज्यादातर याद करो ताकि आपको कोई सी भी किस्म पूछी जाए मछली की आप बहुत आसानी से बता सकते हो। शरीर नाव के आकार का सभी का होता है, शरीर पर सल्क सभी के में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर। ये सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो ये आपके आज के लिए इतना काफी है। काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 1 घंटा 25 मिनट की क्लास भी हो गई अपनी। बाकी अब जो 52 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो हम कल पढ़ेंगे, वही शाम को 9 बजे से। कल शाम को 9 बजे से बाकी जो 52 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। आज आपको कोई क्वेश्चन है तो आज आप लोग पूछ सकते हो। आज अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लो, बाकी हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सर केमिस्ट्री की क्लास लो केमिस्ट्री की लेती हूँ पूरी है। चलिए, और मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो नहीं जुड़े हैं विद्यार्थी ग्रुप में, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक एक्टिव हो जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। एक्स प्लांट को वापस समझाओ, किसी पादप का वह भाग जिसका उपयोग ऊतक संवर्धन में किया जाता है उसे बोलते हैं एक्स प्लांट। जैसे मान लो ये पौधा है, इस पौधे का ये भाग हमने काट लिया, ये भाग, ठीक है, इसको हम कहाँ ले गए, ऊतक संवर्धन में ले गए नया पौधा तैयार करने के लिए। तो इस भाग को क्या कहा जाएगा जो हमने अलग किया है, उसे कहेंगे एक्स प्लांट या करतोतक। सर एग्रीकल्चर की क्लास भी लो। अब सभी की क्लास एक साथ तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे लेंगे सभी की क्लास।
ऐप में क्लास होगी कल? बिल्कुल होगी, ऐप में कल से क्लास होंगी। सर मेरा सिलेबस हो गया, ऐप से रिवीजन हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वहां वन शॉट रिवीजन क्लास चलती है रोज शाम को। ऐप में क्लास होगी, बिल्कुल कल होगी क्लास। बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ बिल्कुल यही आएंगे, ब्लूप्रिंट के हिसाब से थे ये सारे जो भी थे। ठीक है, आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली क्लास में। सर 30 दिन में कौन सा कंप्लीट करें, कोर्स कंप्लीट कैसे करें? वो तो आपके ऊपर है, अभी तो कम घटते जाएंगे दिन, फिर 15 दिन की पूछना, फिर 10 दिन की पूछना, बट पढ़ाई मत करना कभी है। 10-10 मॉडल पेपर कहाँ मिलेंगे? वो आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और इस नाम से ऐप डाउनलोड करनी है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ब्लूप्रिंट, लास्ट ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ठीक है सर, आपकी सारी वीडियो डाउनलोड पड़ी है, बहुत अच्छी बात है, और अच्छी वीडियो सारी। हमारे एक दूसरा चैनल है, मेन चैनल हिमायर क्लासेस के नाम से, जिसको नहीं पता हो वहां जाकर के सारी वीडियो देख सकता है, सारी क्लासेस देख सकता है। ईजी बटर है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 46, भ्रूण रक्षा। भ्रूण रक्षा कब करते हैं? जब हमारा बीज नष्ट होने को होता है, या फिर हमारे किसी पादप की या फसल की प्रजाति विलुप्त होने को होती है, तब करते हैं भ्रूण रक्षा। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, तो पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जैसे हमारी 1 साल निकल गई, वैसे 1 महीना भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा और सही, बस ऐसे ही। कल फिर मिलेंगे शाम को, ध्यान रखना वही 9 बजे। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, थैंक यू।